दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल टीम पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ करेगी। स्पेशल सेल ने 2015 में AQIS मॉड्यूल का खुलासा किया था। संभल का रहने वाला है आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। उमर अल मंडी का असली नाम सैयद अख्तर है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मामले में वांटेड भी है उमर अल मंडी। तो ये जो पूरी साजिश रची जा रही थी उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचेगी लखनऊ और 2 दिन तक पूछताछ इस मामले में की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। उमर अल मंडी का असली नाम सैयद अख्तर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उसकी तलाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को भी है और ये संभल का रहने वाला है आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और पुलिस अब यानी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो पहुंचेगी लखनऊ और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये भी आपको जानकारी दे दें कि आतंकियों से पूछताछ करेगी, अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। स्पेशल सेल ने 2015 में AQIS मॉड्यूल का खुलासा किया था और अब इस मामले में भी पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उमर अल मंडी, जिसका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, जो कि इन आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि ये संभल का रहने वाला है और इसका असली नाम सैयद अख्तर है, वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मामले में पहले से ही वांटेड है, उसकी तलाश की जा रही है। और अब एक बार फिर से वो रडार पर आ चुका है, क्योंकि जैसे ही आतंकियों की नापाक साजिश का खुलासा हुआ, नापाक साजिश को जैसे ही सुरक्षा बलों ने नेस्ता नाबूद किया, वैसे ही अब उनके जितने भी उनके हैंडलर्स हैं उनकी तलाश की जा रही है और जितने भी ये सूत्र हैं, जितने भी उनसे बातचीत करने वाले लोग हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या अपडेट्स है आपके पास? क्या कुछ छानबीन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करने वाली है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जिसको महारत हासिल है, सूत्रों का कहना है कि स्पेशल सेल की टीम मंगलवार को लखनऊ के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बस सामने आई है कि उमर अल मंडी जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है वही सैयद अख्तर है और सैयद अख्तर जो अलकायदा का आतंकी है उसकी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो तार जो ये आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस आतंकवादी की दिल्ली पुलिस को तलाश थी, पुलिस का ये मानना है कि ये वही आतंकवादी है। और इतना ही नहीं, 2015 में भी दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश में AQIS अलकायदा का जो एक मॉड्यूल है उसका खुलासा किया था। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था जिनका कनेक्शन संभल से था और इस आतंकवादी उमर अल मंडी का कनेक्शन भी संभल से पाया गया। तो कहीं ना कहीं जो तार है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिन आतंकवादियों को पहले ढूंढ रही थी, जिन मॉड्यूल को बस्ट किया था, उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो लखनऊ जाने के लिए तैयारी कर रही है और सूत्रों का कहना है कि मंगलवार दोपहर तक सेल की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना होगी। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वरुण। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब लखनऊ जाएगी और लखनऊ में जो गिरफ्तार आतंकी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और सबसे ज्यादा तलाश है उमर अल मंडी की। और देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि अब कानपुर में भी कई जगहों पर ATS ने छापा मारा है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की निशानदेही पर कार्रवाई। चकेरी, जाजामऊ, चमनगंज, बेगमगंज सहित कई इलाकों में छापेमारी की गई है। आतंकियों से पूछताछ के दौरान कानपुर के युवाओं के नाम पते मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। संदिग्ध लोगों ने यहां पुलिस और ATS ने दबिश दी। चमनगंज से एक संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना भी मिली है। कानपुर के कई इलाकों में यूपी ATS की छापेमारी जारी है। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ के आधार पर उनकी निशानदेही पर अब कानपुर में भी छापेमारी हुई है। कानपुर से मेरे सहयोगी रतीश जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं? किस तरीके से ATS की कार्रवाई कानपुर में भी देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आज लखनऊ से 2 आतंकियों को पकड़ा गया है और उसके बाद जो खुलासे हुए हैं उसमें कानपुर कनेक्शन भी सामने आया था और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि यूपी ATS की टीमें कानपुर का रुख करेंगी। कानपुर में यूपी ATS की टीम ने छापेमारी करी है और तमाम इलाके चकेरी है, जाजमऊ है, चमनगंज है, पेचबाग है, बेगमगंज है, तमाम इलाकों में
यूपी एटीएस की टीमें पहुंची और उसके बाद सूचना अभी ये है कि एक व्यक्ति को बेचबाग के इलाके से यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए उठा लिया है। दरअसल इन दोनों आतंकियों को जब यूपी एटीएस ने पकड़ा था तो उसके बाद कानपुर कनेक्शन निकल करके आया था और उसमें ये संभावित बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि यूपी एटीएस अभी और कुछ लोगों की तलाश कर रही है, क्योंकि इन लोगों को स्लीपर सेल के तौर पर माना जा रहा है कि जो लगातार इनके संपर्क में थे इन आतंकियों के और उनको किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाते थे, प्रदान करते थे, और इसीलिए यूपी एटीएस की टीम ने कानपुर का रुख किया है और आगे हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोग जो इनके कनेक्शन में होंगे उनको पकड़ा जाए। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कानपुर में निशानदेही के बाद आतंकियों की अब छापेमारी की गई है और एक शख्स को उठाया भी गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। द एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से पुख्ता इनपुट मिला था, जिसके आधार पर दबिशें दी गई। पकड़े गए आतंकियों के कनेक्शन अलकायदा संगठन से हैं। एटीएस ने मिनहाज अहमद और बसरुद्दीन नाम के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की है, जबकि इनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से पकड़ा गया है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी मड़ियाव थाना क्षेत्र से की गई है। एटीएस को पकड़े गए दोनों अलकायदा आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं, जिसके जरिए इनकी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन एटीएस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मिनहाज और मसरुद्दीन के पास से एटीएस की टीम को एक कुकर बम भी बरामद हुआ। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर मचे बवाल की। जी हां, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि इससे मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर कानून लाना है तो हमारी मांग है कि 3 बच्चों का कानून बनाएं, वरना 15 साल वाला हमारा हिंदुस्तान बूढ़ों का हिंदुस्तान हो जाएगा। भाजपा इसके जरिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ये भी एक इलेक्शन मुद्दा है। पिछले 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं। 4.5 साल से सरकार है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पर डालेंगे तो मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुसलमान इस बात से कोई इसको परेशानी नहीं है। जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक परेशानी है कि ये यकसा तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू हो और बाकी पे ना हो। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है, और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनसंख्या नीति को लाने के फैसले का प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार किया है, जिस पर संत समाज की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम साधु संतों ने इसका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो देश उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या
कानून ला करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इससे प्रदेश में नौकरी के जो पात्र लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। इधर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया। सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पे कानून बनाती है तो अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर कानपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। इस दौरान पटाखे फोड़कर मिठाइयां भी बांटी गई। ये कार्यक्रम गोविंद नगर में किया गया। जो आज जिसकी घोषणा की गई है योगी सरकार की तरफ से, उसका स्वागत प्रदेश भर में किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जश्न मनाया गया है। कानपुर की तस्वीरें जहां गोविंद नगर में मिठाइयां बांटकर, ढोल नगाड़े बजाकर इस जनसंख्या नियंत्रण नीति पर खुशी जाहिर। बढ़ते आगे, यूपी में रविवार को आंधी पानी आफत लेकर आया। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 28 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पुरुष, महिलाओं के अलावा कुछ बच्चे भी शामिल हैं। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मौत की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। देखिए, प्रयागराज में 6 मौतें हुई हैं, कानपुर देहात में 5 मौत हुई जबकि 6 झुलस गए हैं। फतेहपुर की बात करें तो 5 मौत हो गई है। कौशाम्बी की बात करें तो यहां पर 4 मौतें हुई हैं। फिरोजाबाद में 3, श्रावस्ती में भी 9 झुलसे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो आसमानी आफत पर अब सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तुरंत मौके पर पहुंचें और जरूरत के हिसाब से जो मदद है पीड़ित लोगों तक पहुंचाई जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर भाजपा उसकी सरकार जश्न मना रही है। अखिलेश ने कहा कि लखीमपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई तो चुनाव की कवरेज कर रहे पत्रकारों से भी मारपीट की गई। इस दौरान अखिलेश ने आरोप लगाया कि कोरोना से हुई मौत के सही आंकड़े नहीं देना चाहती सरकार। कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं। जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम इन दिनों यूपी चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुरादाबाद में बैठक के दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के हर मुद्दे पर भाजपा से सीधा मुकाबला कर सकती है। फिलहाल जब से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बनी हैं और पहले से ही कांग्रेस पार्टी लगातार अपने बलबूते पे पूरे दमखम के साथ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को तैयार करने के लिए, संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग को लेके और जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं उनको तफ्तीश के लिए अलग अलग काम लगातार प्रदेश में जारी। फर्रुखाबाद में आज भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान वो गुड़गांव देवी भी गए। वहीं सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने भी चौक पर प्रांशु दत्त का स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रांशु दत्त द्विवेदी भाजपा नेता दिवंगत ब्रह्मादित्य द्विवेदी के भतीजे हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए।
अपने लोगों को प्यार है। वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है और मुझको लगता है कि ये प्यार नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से इन्होंने मुझे कंधे पर उठाया है, इन सबके मान सम्मान के लिए जैसे पहले लड़ता रहा था, आगे भी जीवन में लड़ता रहूंगा। शामली में एक महिला के धर्मांतरण का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि 1 साल पहले पीड़िता ने शादी की थी, लेकिन शादी के करीब 3-4 महीने बाद ही पीड़िता को आरोपी पक्ष के लोग धर्मांतरण करने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद पीड़िता किसी बहाने से वहां से भागकर अपने घर आ गई। फिर 6 महीने बाद पुलिस ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस अब इस मामले को घरेलू हिंसा मानते हुए जांच पड़ताल की बात कह रही है। इस बीच एएसपी शामली का कहना है कि धर्मांतरण के मामले में आरोपियों और पीड़ितों को बुलाकर जांच पड़ताल की जाएगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांदा में एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आने के बाद सुसाइड कर लिया। सनसनीखेज मामले में आरोप पुलिस पर है। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा लापता हो गया था। जब महिला थाने पहुंची तो उसे कोतवाली पुलिस ने घंटों बैठाए रखा। इतना ही नहीं, उसकी शिकायत सुनने की जगह महिला के भाई को ही लॉकअप में डाल दिया। पुलिस की संवेदनहीनता से क्षुब्ध होकर महिला ने खुदकुशी कर ली और जिंदगी के इस खौफनाक कदम को उसने सोशल मीडिया के जरिए लाइव भी दिखाया। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में एक युवक और युवती का फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने मोहल्ला सरायबली में एक कमरा किराए पर लिया था। मृत युवक और युवती अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं। आत्महत्या की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने एक महिला को कोरोना की 2 डोज महज कुछ मिनट के अंदर ही दे दी। इसको लेकर जब महिला ने सवाल पूछा तो उसे घर भेज दिया गया। अब लापरवाही सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हुए हैं, जबकि बताया जा रहा है महिला को तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत है। पंचायत चुनाव के दौरान जगह जगह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। ये बिजनौर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पंचायत चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की। इस दौरान तमंचे से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। मामला थाना चांदपुर के मिर्जापुर का है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में एक मैरिज लॉन में बारबालाओं के साथ बीडीसी सदस्यों ने डांस किया। बताया जा रहा है कि भाजपा के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने इसी गेस्ट हाउस में बीडीसी सदस्यों को रखा था और बीडीसी सदस्यों के मनोरंजन के लिए शनिवार को पार्टी रखी गई, जिसमें बारबालाओं को बुलाया गया। वीडियो में बीडीसी सदस्यों के साथ ही ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा उम्मीदवार भी बारबालाओं के साथ टीके लगाते हुए नजर आए। जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का एक मामला सामने आया है। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि दबंगों ने मिलकर उसके पति पर जानलेवा हमला किया और उसकी जीभ काट डाली। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मामला उमरी बेगमगंज के गांव का है। दोपहर में बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने धमकी दी कि तुम्हें दोनों मियाँ बीवी को हम जान से ख़त्म कर देंगे। और हमारा घर वाला गया बरौली रास्ते से, उधर से वापसी आ रहा था। अब रास्ते में इन लोगों ने अच्छी तरह मारा। फिर हमें दूसरों ने बताया तो हम जाके वहाँ से उठाए, फिर लेके आए वहाँ बेलसर, वहाँ से रिफ़र किए यहाँ के लिए। हाँ, जीभ भी कटी हुई है और हाथ में देखो कितनी चोट आई है। बोल भी नहीं पा रहे, इतना बेचैन थे जब मैं देखी हूँ कि मैं खुद ही नहीं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। गोंडा के ही एक और गांव में दबंग युवक ने एक बीडीसी सदस्य के घर को जेसीबी से ढा दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार दबंगों से ऐसा नहीं करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। इस बीच पुलिस ने जेसीबी को सीज कर आरोपी जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दबंग परसपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मामला थाना परसपुर क्षेत्र का है। ग्राम नंदौर से मैंने द्वारा सूचना दी गई कि मेरा घर गिरा दिया गया है। इस पर तत्कालिक स्थानीय पुलिस पहुंची तो देखा गया कि कच्चे दीवार पर मढ़ा रखा हुआ है जो जेसीबी द्वारा गिराया गया है। पुलिस द्वारा जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है तथा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पीलीभीत में कोतवाली में तैनात दारोगा की दबंगई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां खौलते दूध के बर्तन पर लात मारते हुए दुकानदार पर गर्म दूध फेंक दिया, जिससे दिव्यांग दुकानदार पूरी तरह झुलस गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला थाना पूरनपुर क्षेत्र का है। पीड़ित का आरोप है कि दारोगा जी ने उसके साथ गाली गलौज की।
दुकान खोले थे, शटर पड़ा हुआ था, दूध गर्म कर रहे थे जोर से, और जो मतलब पुलिस की गाड़ी आई, गाली बकी, ये बंद कर दुकान बंद ही करने जा रहा था, इन्होंने लात मार दिया के दूध के ऊपर, दूध मेरे ऊपर सारा गिर गया। फिर चले गए जी सर। कौन लोग थे, कौन सिपाही थे वो? एक दरोगा था। बीहड़ों में डकैती करने वाले डकैत अब सुपारी किलर भी बन गए। कानपुर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा यादव समेत 6 को गिरफ्तार किया है। 5 शूटर सीमा यादव गैंग के सदस्य हैं। सीमा यादव पर आरोप है कि उसने 50,000 रुपए की सुपारी लेकर एक महिला की हत्या करवाई। महिला का शव बिठूर इलाके से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक महिला के प्रेमी महेश शर्मा ने ये सुपारी दी थी। दस्यु सुंदरी का सरेंडर के बाद सुपारी किलर गैंग चलाना पुलिस के लिए चिंता का विषय है। गांव में कल रात एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में उसके भाई ने थाना बिठूर पर अभियोग पंजीकृत कराया था। 24 घंटे के अंदर थाना बिठूर और स्वाट टीम ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। दस्यु सुंदरी सीमा यादव और उनके गैंग के 3 लोग अंकुर। बागपत में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 900 लीटर नकली शराब बनाने का उपकरण और 5 गाड़ियां बरामद की। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने दिल्ली में नकली शराब की फैक्ट्री लगा रखी थी। गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब राज्य में अवैध शराब की तस्करी किया करते थे। शासन के निर्देशों के क्रम में बागपत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग को अरेस्ट किया है, जिसमें कुल 8 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से लाखों की संख्या में ढक्कन, खाली बोतलें, विभिन्न कंपनियों के रैपर, होलोग्राम, अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इनके पास से भारी मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी बरामद हुआ है और तकरीबन 1000 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है।